अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। टुडे अगेन आई एम विथ अनदर टॉपिक दैट इज़ अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज को हम निकाह भी बोलते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। ये क्या है, निकाह क्या है इन मुस्लिम लॉ? क्या ये सेक्रेमेंट है? क्या ये सिविल कंट्रैक्ट है? क्या ये पार्शली सेक्रेमेंट है या सिविल कंट्रैक्ट है? इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए कि क्या ये सेक्रेमेंट है या सिविल कंट्रैक्ट है, इसके बारे में पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी होगी, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या ये सेक्रेमेंट है या सिविल कंट्रैक्ट है। पहली जो डेफिनेशन है वो हिदाया की है। उन्होंने क्या बोला है मैरिज के बारे में? उन्होंने बोला है मैरिज इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच द सेवरल प्रोसेस एंड प्रोक्रिएशन एंड लेजिटिमेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन मैन एंड वुमेन इज परफेक्टली लॉफुल एंड वैलिड। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन जो है वो है बेली की। उन्होंने बोला है a nikah in Arabic means union of the series and carries a civil contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and legitimate procreation of children। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है अमीर अली की। उन्होंने क्या बोला है? अ मैरिज इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, दिस इज मेड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम फाउलनेस एंड अनचास्टिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अमीर अली, थर्ड डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और डेफिनेशंस। जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है अब्दुल रहीम की। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है द मुहम्मदन प्रीस्ट्स रिगार्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज पार टेकिंग बोथ द नेचर ऑफ इबादत और डिवोशनल आर्ट्स एंड मामलात और डीलिंग्स अमंग मैन। उन्होंने बोला है कि ये इबादत भी है और ये मामलात भी हैं, डीलिंग्स अमंग मैन। फिफ्थ डेफिनेशन है वो है महमूद जस्टिस की। उन्होंने बोला है मैरिज अकॉर्डिंग टू मुहम्मदन लॉ इज़ नॉट अ सेक्रेमेंट बट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये फिफ्थ डेफिनेशन है। सिक्स्थ डेफिनेशन पे हम आएंगे अंडर सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986। मैरिज और निकाह अमंग मुस्लिम्स इज़ अ सॉम पैक्ट और मितहा की गलीद बिटवीन मैन एंड अ वुमन, यानी कि ये एक एग्रीमेंट है, ये एक पैक्ट है सोलिसिटिंग ईच अदर्स लाइफ कंपेनियनशिप, जिसमें वो सोलिसिट करते हैं कि हम एक दूसरे को कंपेनियनशिप देंगे, विच इन लॉ टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अकद। ठीक है, ये 6 डेफिनेशंस हमने देखी है, तो इनसे यही पता चलता है कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सेक्रेमेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि मैरिज और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। क्या ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये फिर प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज, मुस्लिम मैरिज में क्या फ़र्क है? फिर पहले तो एक ये डिफरेंस है कि हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर इवेंट के लिए कर सकते हैं। हम किसी को बोल सकते हैं कि हम उसको पैसे देंगे और बोलेंगे कि मैं आपका काम 10 दिन के बाद करूँगा। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ 10 दिन के बाद डिलीवर करूँगा, ये 1 महीने के बाद। उसी टाइम ये डिलीवर नहीं करता, बल्कि 1 महीने के बाद उसको बोलता है कि अगर आप मेरे लिए ये काम करेंगे तब जाके मैं तुम्हें ये मकान दूंगा, मैं तुम्हें ये मकान तब दूंगा जब आप तुम किसी और को ये नहीं भेजोगे। तो लेकिन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मुस्लिम मैरिज में ऐसा नहीं है, इट कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। ठीक है, दूसरी डिफरेंस ये है, ये हम फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं कि हम मैरिज करते हैं, हम बोलेंगे 10 साल के लिए ये मैरिज होगी, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए मैरिज टिकेगी। नो, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, लेकिन मुस्लिम मैरिज में इट कैन नॉट बी डन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है, मुता मैरिज कैन बी डन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट मुस्लिम मैरिज। ठीक है, तो दिस वॉज अनदर, दो इट ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अब हम आएंगे कि पर्पज़ ऑफ मैरिज क्या है, मैरिज का क्या मकसद होता है। मैरिज का पहला पर्पज़ ही होता है कि इसका पर्पज़ है कि टू प्रोवाइड कंपनी टू वन अनदर। ठीक है, दूसरा है प्रोक्रिएट लेजिटिमेट चिल्ड्रन। ठीक है, एंड लिव इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। और है ये एक मीन्स सर्व करता है फॉर इमोशनल एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। दिस इज द पर्पज ऑफ मैरिज। ठीक है, अब हम आएंगे
एक और टॉपिक की तरफ कि मैरिज क्या कंपलसरी है कि नहीं, मैरिज कंपलसरी है कि नहीं। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक और अहमद इब्न हम्बल और मालिक इब्न अनस ने बोला है कि मैरिज इन इस्लाम इज़ रिकमेंडेटरी, ठीक है, मैरिज करना रिकमेंडेटरी है, ज़रूरी है। हाउएवर इन सर्टेन इंडिविजुअल्स इन बिकम्स वाजिब और ओब्लिगेटरी, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में वाजिब बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है। इमाम शाफी कंसिडर्स इट नफल और मुबाह, उन्होंने बोला कि नफल है या मुबाह है, प्रेफरेबल, कोई कर भी सकता, कोई कर भी नहीं सकता है। The general opinion is that if a person, male or female, fears that if he or she does not marry, they will commit fornication, the marriage becomes wajib. अगर किसी बंदे को ऐसा लगता है कि अगर मैं मैरिज नहीं करूँगा तो I will fall in fornication, then उसके लिए मैरिज करना लाजिम बन जाता है। However, one should not marry if he does not possess the means to maintain a wife and future family, or if he has no sex drive, or if he dislikes children, or if he feels marriage will seriously affect his religious obligation, then उसके लिए मैरिज करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, when a man marries he has fulfilled half of his religion, जब एक बंदा शादी करता है, निकाह करता है, तो वो हाफ ऑफ हिज रिलीजन फुलफिल करता है। सो लेट हिम फियर अल्लाह रिगार्डिंग द रिमेनिंग हाफ, ठीक है। दिस वर्डिंग जो प्रोफेट की ये वर्डिंग है, इट मार्क्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, इसी से मैरिज की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। दस इट कुड बी वेल कंक्लूडेड दैट मैरिज इन इस्लाम इज मस्ट, की शादी करना बहुत ज़रूरी है, निकाह करना ज़रूरी है इस्लाम में, ठीक है। इसके बाद है कैपेसिटी फॉर मैरिज, यानी कि कौन बंदा कैपेबल है मैरिज करने के लिए, उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पहले कैपेबिलिटी ये है, जो भी मुस्लिम मैन, जो भी मुस्लिम वुमेन वांट्स टू डू गो फॉर मैरिज, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड ही और शी शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। अगर वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है कि इस बंदे ने प्यूबर्टी की एज अटेन की है कि नहीं, देन प्यूबर्टी की एज 15 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स का अबव जो बंदा होगा वो शादी कर सकता है। दूसरी इसमें है कि माइनर भी कर सकता है, इंसेन भी कर सकता है, लेकिन उनके गार्डियंस उनको शादी करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो कैपेबल बंदा कौन है वो, लेकिन इसमें यह है कि वो कंसेंट देने के लायक होने चाहिए, उनसे रजामंदी हासिल करनी होगी, जिसकी शादी कर रही है उसकी वो रजामंद, वो इकरार करना चाहिए, ठीक है। A marriage of a Muhammadan who is of sound mind and has attained puberty is void if there is no consent, यानी कि कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है, शादी में निकाह करने के लिए कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दीज वर द कैपेसिटीज फॉर मैरिज के लिए कौन कैपेबल है। अब हम आएंगे एसेंशियल्स ऑफ मैरिज के, मैरिज में क्या क्या लवाजिमात ज़रूरी है। पहले ये है कि पहले जो एसेंशियल है वो है, देयर शुड बी अ प्रपोजल मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज, एक बंदा एक पार्टी प्रपोजल दे, एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी, और दूसरे साइड से उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, वो बंदा खुद कर सकता है, उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन एक्सेप्टेंस दे सकता है। दूसरा जो एसेंशियल है वो है, द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बोथ बी एक्सप्रेस्ड एट वन मीटिंग, यानी कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो होगा ये वन मीटिंग, ये नहीं कि आज प्रपोजल देंगे और 2 साल के बाद एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं, ये वन मीटिंग में होना चाहिए। तीसरा जो इसमें एसेंशियल है वो है, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी की नहीं हो तो गार्डियन उनके कंसर्न दे सकते हैं, ठीक है। चौथी जो बात है वो है कि देयर मस्ट बी 2 मेल्स और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेस, यानी कि विटनेस का होना ज़रूरी है, 2 मेल होने चाहिए या 1 मेल या 2 फीमेल विटनेसेस होने चाहिए। वो विटनेसेस भी साउंड माइंड के होने चाहिए, दे शुड बी अडल्ट मोहम्मदन प्रेजेंट एंड हियरिंग, वो शामिल होने चाहिए, वो सुनने चाहिए, वो इसी मीटिंग में होने चाहिए जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस होगा उसमें शादी में। नॉट नीडी शिया लॉ में विटनेसेस का होना ज़रूरी नहीं है। फिफ्थ जो एसेंशियल है वो है, नाइदर राइटिंग नॉर एनी रिलीजियस सेरेमनी, राइटिंग में लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है और रिलीजियस सेरेमनी की भी कोई ज़रूरत नहीं है,
दीज आर द एसेंशियल्स मैरिज में क्या लवाजिमात ज़रूरी है। अब हम आएंगे कि काइंड्स ऑफ मैरिज, निकाह के कितनी एक अकसाम है। निकाह के पहले रेगुलर मैरिज यानी कि जनरल परमानेंट मैरिज जो शादियाँ होती है, दूसरा है मुता मैरिज यानी कि टेम्पररी मैरिज। मुता मैरिज ज़्यादा सुन्नीज में नहीं पाया जाता है, शियाज में ही होता है। मुता मैरिज को टेम्पररी मैरिज भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मुता मैरिज क्या है। मुता मैरिज क्या है, ये एक टेम्पररी मैरिज है, ये रिकॉग्नाइज्ड है ओनली इन शियाज। सुनी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। अ शिया ऑफ द मेल सेक्स में कॉन्ट्रैक्ट अ मुता मैरिज विथ अ वुमन प्रोफेसिंग द मोहम्मदन, क्रिश्चियन और ज्यूइश रिलीजन। शिया मेल मुता मैरिज कर सकता है किसी भी औरत से, चाहे वो मोहम्मदन हो, क्रिश्चियन हो या ज्यूइश हो, या फायर वर्शिपर जो वुमन होगी उसके साथ भी वो मुता मैरिज कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करती है तब जाके वो उससे मुता मैरिज नहीं कर सकता है। लेकिन जो शिया वुमेन होगी वो मुता मैरिज नहीं कर सकती है विथ अ नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो इसके ये था अबाउट द मुता मैरिज। इसके बाद हम आएंगे एसेंशियल्स ऑफ मुता मैरिज। मुता मैरिज में क्या, अगर कोई शिया मुता मैरिज करना चाहता है तो उसके लिए क्या एसेंशियल्स है। पहले है कि द पीरियड ऑफ कोहिबिटेशन शुड बी फिक्स्ड। पीरियड यानी कि ये 2 साल के लिए, 2 महीनों के लिए ये पीरियड कोहिबिटेशन का फिक्स्ड होना चाहिए। डॉवर भी इसमें फिक्स होना चाहिए। तीसरा है डॉवर स्पेसिफाइड, टर्म नॉट स्पेसिफाइड, इट कुड अमाउंट परमानेंट और रेगुलर मैरिज। अगर डॉवर स्पेसिफाई किया है लेकिन टर्म स्पेसिफाई नहीं कि ये कितने साल तक मुता मैरिज है, तब वो जाके परमानेंट मैरिज बन जाती है। लेकिन फोर्थ इसमें एसेंशियल है कि इफ टर्म फिक्स्ड डॉवर नॉट स्पेसिफाइड, अगर टर्म फिक्स्ड है कि ये 10 साल के लिए मुता मैरिज है लेकिन डॉवर इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये बंदा शिया मेल इसको कितना डॉवर देगा, तब ये वाइड मैरिज बन जाएगा, ठीक है। तो दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ मुता मैरिज। अब हम आएंगे ऑस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के क्या क्या, मैरिज के क्या ऑस्पेक्ट्स है। मैरिज या तो वैलिड होगी, सही, जिसको सही मैरिज बोलते हैं, या इरेगुलर मैरिज होगी जिसको फासिद मैरिज बोलते हैं, फासिद निकाह बोलते हैं, या वाइड मैरिज होगी जिसको बातिल निकाह बोलते हैं। इसके क्या एस्पेक्ट्स है, किसको हम वैलिड बोलेंगे, किसको हम सही बोलेंगे, किसको हम इरेगुलर बोलेंगे, किसको, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है वो हम इधर पढ़ेंगे। वैलिड और सही मैरिज क्या है, ये कैसे होती है। Under the Muslim law, a valid marriage is that which has been constituted in accordance with the एसेंशियल कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड earlier। जो भी मैरिज निकाह के लिए एसेंशियल ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैरिज होती है वो वैलिड और सही मैरिज उसको कहा जाता है। इट कन्फर्स अपॉन द वाइफ द राइट ऑफ डॉवर, मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस, ठीक है। इम्पोजेस ऑन हर ऑब्लिगेशन टू बी फेथफुल एंड ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। इससे एक औरत को हक बन जाता है, डॉवर का राइट बन जाता है, मेंटेनेंस का राइट बन जाता है, रेजिडेंस का राइट बन जाता है, और इस पे एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है कि वो फेथफुल और ओबीडियंट हो टुवर्ड्स हर हस्बैंड, और admit a sexual intercourse with him and observe iddat. These are the requisites of valid marriage, सही marriage। इसके बाद हम आएंगे इरेगुलर मैरिज जिसको हम फासिद निकाह भी बोलते हैं। वो कैसे बन जाता है। दोज मैरिज विच आर आउटकम ऑफ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ फुल पार्टीज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रीरिक्विजिट बट देन आल्सो आर मैरिजेस टू बी टर्मिनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टी इज टर्म टू बी इरेगुलर मैरिज। यानी कि जो जिसमें प्रीरिक्विजिट्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें एक पार्टी उस मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है, तो इसको इरेगुलर मैरिज बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके आउटकम क्या होगा, मतलब दे आर आउटकम ऑफ, मतलब इरेगुलर मैरिज कैसे हो जाती है। इरेगुलर मैरिज अ मैरिज विदाउट विटनेसेस, यानी कि जो निकाह विदाउट विटनेसेस होगी वो इरेगुलर मैरिज बन जाती है, ठीक है। शिया लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, शिया लॉ में वो मैरिज वैलिड है। मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ वो भी इरेगुलर मैरिज है। मैरिज विथ अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत दैट इज ऑल्सो एन इरेगुलर मैरिज, फासिद निकाह। मैरिज विथ अ फायर वर्शिपर दैट इज एन इरेगुलर मैरिज। मैरिज आउटकम बार ऑफ अनलॉफुल कंजक्शन वो इरेगुलर मैरिज बन जाती है। एंड इरेगुलर मैरिज हैज़ नो लीगल इफेक्ट बिफोर कंज्यूमेशन है, ठीक है। इरेगुलर मैरिज को कोई लीगल इफेक्ट नहीं है बिफोर कंज्यूमेशन, बट वन कंज्यूमेटेड गिव राइट टू सेवरल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द इरेगुलर मैरिज। अब हम आएंगे वाइड मैरिज और बातिल निकाह।
जिसको बोलते हैं। जो मैरिज पहले से ही फ्रॉम इट इज बिगिनिंग अनलॉफुल हो उसको वाइड और बातिल मैरिज बोलते हैं। इसमें पार्टीज के दरमियान कोई भी सिविल राइट्स और ओब्लिगेशन अराइज नहीं होती है, और इस मैरिज से जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा दैट इज इलेजिटिमेट। ठीक है, और आउट मतलब वाइड मैरिज कैसे होती है, ये किसको हम वाइड मैरिज बोलेंगे। पहला तो इसके ये है मैरिज थ्रू फोर्स्ड कंसेंट, जहाँ पे हम निकाह करने के लिए कंसेंट इकरार जो है वो फोर्सिबली ले लेंगे तो वो वाइड मैरिज बन जाती है। प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड जहाँ पे होगा, मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसंग्यूनिटी वो वाइड मैरिज बन जाता है। अ मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी वो वाइड मैरिज बन जाता है। अ मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टरेज, यानी कि हम जो हमारा फोस्टर ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, हम उसके से शादी नहीं कर सकते, अगर की तो वो वाइड मैरिज बन जाती है। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट द वाइड मैरिज एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। अब हम आएंगे इफेक्ट्स ऑफ मैरिज, यानी कि सही निकाह जो होगा उसके क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या असरात होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी पे उसकी अगर सही निकाह होगा। पहले तो म्यूचुअल इंटरकोर्स लीगलाइज्ड एंड द चिल्ड्रन सो बॉर्न और लेजिटिमेट। ठीक है, दूसरा द वाइफ गेट्स पावर टू गेट महर। ठीक है, तीसरा द वाइफ एंटाइटल्स टू गेट मेंटेनेंस। फोर्थ द हस्बैंड गेट्स राइट टू गाइड एंड प्रोहिबिट द वाइफ्स मूवमेंट फॉर वैलिड रीजंस ओनली। ठीक है, फिफ्थ राइट ऑफ सक्सेशन डेवलपर्स, यानी कि प्रॉपर्टी भी मिल जाती है अगर मैरिज वैलिड होगी। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज ड्यू टू एफिनिटी। ठीक है, वाइफ बाउंड टू कंप्लीट इद्दत एंड नॉट टू मैरी ड्यूरिंग इद्दत पीरियड आफ्टर डिवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड। इद्दत में वो अगर उसका हस्बैंड डिवोर्स देता है या अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो इद्दत में वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। इद्दत पीरियड के बाद वो शादी कर सकते हैं। दीज आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ सही मैरिज। The obligations and rights set between the two parties